एक सुबह कमला सब्जी लेके बाजार से लौटी। हाथ में सब्जियों का थैला था। जैसे ही वो रसोई में पहुंची, उसने देखा कि नेहा फिर से सिलबट्टे पर मसाले पीस रही है। कमला ने माथा पकड़ लिया। अरे नेहा, अभी तो पिछले हफ्ते 4 डिब्बे मसालों के भरकर रखे थे, अब फिर कौन सा नया मसाला तैयार हो रहा है? माँ, ये ना नया स्पेशल मसाला है। इसे डालकर कोई भी साधारण सब्जी होटल जैसी बन जाती है। ट्राई करोगी? नेहा, हर चीज की बिना एक सीमा होती है। घर में मसालों की दुकान खोलने का इरादा है क्या? माँ, आपको तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। लोग 2-4 मसाले बनाना जानते हैं, लेकिन मुझे पूरे 20 तरह के मसाले बनाने आते हैं। हाँ बेटा, वो तो है, तेरे पर गर्व है मुझे, लेकिन ये बता, हर दिन नई नई चीजें बनाने का क्या फायदा? खाना स्वाद के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। लेकिन नेहा पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसकी आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर में जब भी कोई सब्जी बनती, नेहा उसमें नया मसाला डाल देती। एक दिन, बेटा, मसाला खा खा कर परेशान हो गई हूँ। आज ना मैं आलू की साधारण सब्जी बनाती हूँ। नेहा चुपके से रसोई में गई और उसमें अपना बनाया हुआ मसाला मिला दिया। जब कमला ने खाना चखा तो हैरान रह गई। नेहा, मैंने कहा था ना आज साधारण सब्जी बनानी है, फिर तूने इसमें मसाले क्यों डाल दिए? नेहा मुस्कुराकर बोली, माँ, बिना मसाले की सब्जी में मजा ही कहाँ आता है। तुझे हर चीज में नया स्वाद चाहिए, लेकिन हर किसी की पसंद एक जैसी नहीं होती बेटा। समय बीतता गया। अब मोहल्ले की औरतें भी कहने लगी थी, कमला बहन, आपकी बेटी तो बड़ी हुनरमंद है। सुना है 20 तरह के मसाले बना लेती है। कमला मुस्कुरा तो देती, लेकिन मन ही मन सोचती, काश ये हुनर सही जगह इस्तेमाल करे। कुछ महीनों बाद नेहा के लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन शहर के अमीर परिवार से रिश्ता आया। लड़के का नाम था अमन। अमन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसका स्वभाव शांत और सरल था। जब लड़के वाले देखने आते हैं तो, बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है? नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी माँ जी, खाना भी बनाती हूँ और 20 तरह के मसाले खुद तैयार करती हूँ। 20 तरह के मसाले? जी, हर सब्जी के लिए अलग मसाला। मेरे हाथ का खाना खाने वाला कभी भूल नहीं पाता। अमन मुस्कुराया। उसे लगा खाना बनाने का शौक अच्छी बात है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तय हो गई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। विदाई के समय कमला ने बेटी को गले लगाया और धीरे से उसके कान में कहा, नेहा, एक बात हमेशा याद रखना, ससुराल में सिर्फ अपनी पसंद नहीं चलती, वहाँ पूरे परिवार की पसंद का सम्मान करना पड़ता है। हुनर तभी अच्छा लगता है जब सबको उससे खुशी मिले। आप चिंता मत करिए माँ, मैं सब संभालूंगी। लेकिन कमला जानती थी, उसकी बेटी की सबसे बड़ी कमजोरी अभी भी वही थी, हर खाने में अपने बनाए हुए 20 तरह के मसाले डालने की जिद। नेहा की डोली ससुराल के दरवाजे पर उतरी। अंदर आते ही सबसे पहले उसने अपना सामान खोला और मसालों के 20 डिब्बे करीने से रसोई की शेल्फ पर सजा दिए। ननद पिंकी रसोई में आई तो डिब्बे देखकर हैरान रह गई। अरे भाभी, ये क्या लगा रखा है, इतने सारे डिब्बे? क्या मसालों की दुकान खोलनी है या? नहीं ननद जी, ये मेरे खास मसाले हैं। हर सब्जी का अपना अलग मसाला। सास पीछे से हंसते हुए बोली, अरे बेटा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है भला? घर में तो सीधा साधा खाना चलता है यहाँ। माँ जी, अमन ने आपको बताया नहीं था क्या? मुझे मसालों का बड़ा शौक है। मैं 20 तरह के मसाले बनाना जानती हूँ, और वो भी एक से बढ़कर एक। सास और पिंकी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी, पर कुछ बोली नहीं। अगली सुबह नेहा जल्दी उठी और पराठे के साथ मसाले वाली आलू की सब्जी बनाकर लाई। सबने खाया, तारीफ भी की, पर तभी पिंकी बोल पड़ी, भाभी, सब्जी तो ठीक है, पर मेरा ना मैगी खाने का मन कर रहा है, बना दोगी थोड़ी सी? अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। नेहा ने एक छोटे से पैकेट की मैगी बनाई और पिंकी को दे दी, पर जैसे ही मैगी टेबल पर आई, पूरा घर उस थोड़ी सी मैगी पर टूट पड़ा। सब बारी बारी से चम्मच घुमाकर खाने लगे। नेहा ये देखकर हैरान रह गई। तभी सास ने भी शर्माते हुए धीरे से कहा, बेटा, अगर बुरा न मानो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी मैगी बना दो ना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। नेहा ने सास के लिए भी मैगी बनाई, मगर वो प्लेट भी पूरे घर ने मिलकर खत्म कर दी। तभी अमन कमरे से आया और बोला, अरे यार, पेट नहीं भरा अभी तक, और मैगी बना देना थोड़ी सी। अरे नाश्ता तो बना है ना, वही खा लो। इतनी सब्जी, पराठा पड़ा है। अरे नहीं भाई, मैं तो मैगी खाऊंगा, और तुम्हारे हाथ की मैगी का तो जवाब ही नहीं है। नेहा को अब समझ में आने लगा कि इस घर में असली राजा तो मैगी ही है। मन ही मन सोचने लगी, इतनी मेहनत से 20 मसाले बनाए और यहाँ तो सब मैगी के दीवाने निकले।
उसने चुपचाप बड़ा सा पतीला निकाला और सबके लिए ढेर सारी मैगी बना दी। घर के सारे लोग खुश होकर मैगी खाने लगे और नेहा खुद अपनी बनाई सब्जी पराठे की प्लेट लेकर एक कोने में बैठ गई। धीरे धीरे ये रोज का किस्सा बन गया। सुबह हो या रात, नेहा जो भी खाना बनाती कोई हाथ ही नहीं लगाता। सब बस मैगी मैगी करते रहते और नेहा हर बार अकेले बैठकर वही बचा हुआ खाना खा लेती जो उसने खुद बड़े शौक से बनाया होता। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा था। खाने की टेबल पर रौनक की जगह बस मैगी की खुशबू रह गई थी। एक दिन नेहा ने देखा कि ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो प्लेट में मैगी लिए बैठे हैं। पापा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये मैगी मत खाइए, मैं आपके लिए हल्का दलिया बना देती हूँ। अरे बेटा, आदत पड़ गई अब तो, मैगी खाए बिना मन ही नहीं भरता। उधर अमन भी टिफिन में मैगी लेकर जाता और रात को घर आकर भी मैगी ही खाता। ये क्या है, दिन में मैगी रात में मैगी, थोड़ा तो कुछ और खा लिया करो। अरे क्या करूं नेहा, आदत ही ऐसी लग गई है, बाकी सब फीका लगता है। घर की टेबल इतनी नीरस हो गई थी कि नेहा को अपने लिए भी अलग से खाना बनाना मुश्किल लगने लगा। एक दिन उसने सोचा, अकेले के लिए रोटी सब्जी बनाना किससे अच्छा लगे, चलो मैं भी मैगी बना लेती हूँ। पर 2 दिन में तो वो बोर हो गई। तभी कामवाली रमाबाई आई और बड़े खुश होकर बर्तन उठाते हुए बोली, बीवी जी, आपके घर काम करना ना सबसे आसान लगता है मुझे। न कढ़ाई निकलती है, न कुकर, न चकला बेलन बस एक मैगी की कढ़ाई और 4 प्लेटें। बाकी घरों में तो सुबह से शाम तक बर्तनों का पहाड़ लगा रहता है। हाँ रमा, अभी तो ऐसा ही चल रहा है, पर जल्दी ही मैं इन सब की आदत बदल दूंगी, देखना, फिर तुझे कढ़ाई कुकर सब धोने पड़ेंगे। अरे बीवी जी, इतना आसान नहीं है इन लोगों को बदलना। और सच बोलूं तो अच्छा ही है ना बदले। मेरे से इतने बर्तन नहीं धुलेंगे रोज रोज। तू मत धो, मैं खुद धो लूंगी बर्तन, पर मैं इन सब का खान पान बदल के रहूंगी। घर में सिर्फ मैगी चले, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। पापा जी की तबीयत का सवाल है, अमन की सेहत का सवाल है। देख लो बीवी जी, मैं तो कहती हूँ रहने दो जैसा चल रहा है, पर आपकी मर्जी। नेहा मन ही मन ठान चुकी थी कि अब वो चुप बैठने वाली नहीं है। उसने सोचा, जिस मसाले के हुनर पर वो कभी घमंड करती थी, अब वही हुनर इस्तेमाल करके वो घर की मैगी की लत को जड़ से खत्म करेगी। उस रात नेहा ने माँ को फोन लगाया और रोते रोते सारी बात बता दी। माँ, यहाँ तो हद ही हो गई है, ससुर जी की तबीयत खराब है फिर भी मैगी खाते, अमन टिफिन में भी मैगी, रात में भी मैगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे नेहा, रुक रुक बेटा, जरा दिमाग शांत रख। सुन, तेरे अंदर जो सबसे बड़ी बुराई मुझे लगती थी ना, अब वही तेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। मतलब कौन सी बुराई माँ? यही कि तू 20 तरह के मसाले बना बना कर रखती है ना। याद है ना कितनी बार मैंने तुझे डांटा था कि इतने मसाले किस लिए बनाती है। अब वही हुनर काम आएगा। मैं समझी नहीं माँ, मसालों का मैगी से क्या लेना देना? अरे पगली, तू अलग अलग तरीके की मैगी बना। एक दिन मलाई मैगी बना, एक दिन मसाला मैगी, कभी पनीर वाली मैगी, कभी चीज मैगी, कभी तड़का मैगी। तेरे पास तो मसालों का पूरा खजाना है, बस इसी को मैगी में इस्तेमाल कर। पर माँ, इससे क्या फायदा होगा? मैगी तो आखिर मैगी ही रहेगी ना, चाहे जैसा भी बना लूं। अभी तो बस मेरा कहा मान और करके देख, जितना मैं बोल रही हूँ उतना कर। आगे का प्लान मैं तुझे धीरे धीरे बताऊंगी। अभी इतना समझ, इनको वैरायटी चाहिए, वैरायटी मिलेगी तो धीरे धीरे इनका मन भी बदलेगा। ठीक है माँ, जैसा आपको, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इससे कुछ भी होगा। अरे यकीन बाद में आएगा बेटा, पहले काम शुरू कर। और सुन, ध्यान रखना, कभी झुंझलाना मत इनके सामने, हंसते हंसते बनाना जो भी बनाए। फोन रखने के बाद नेहा देर तक सोचती रही। मन में उथल पुथल मची थी, पर माँ की बात में उसे कुछ उम्मीद की किरण तो नजर आ रही थी। उसने सोचा, चलो देखते, कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन सुबह उसने अपने मसालों के डिब्बे फिर से खोले, जो कभी सास ननद के मजाक का विषय बने थे। इस बार उसने ठान लिया कि इन्हीं मसालों की मदद से वो घर की मैगी की लत को नई दिशा देगी। उसने मन ही मन एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी। मलाई मैगी, पनीर मैगी, तड़का मैगी, चीज मैगी, मसाला मैगी, हर मैगी का अपना अलग स्वाद, अपना अलग मसाला। नेहा मुस्कुराई और सोचा, चलो माँ जो कह रही है वैसा ही करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। नेहा की मलाई मैगी, पनीर मैगी, तड़का मैगी की तो हर तरफ तारीफ होने लगी। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, अब तो लगता ही नहीं रोज वही मैगी खा रहे हैं, कभी मलाई वाली कभी मसाला वाली, मजा आ गया भाई। सास भी खुश होकर बोली, सच में बेटा, अब तो घर बैठे होटल का स्वाद मिल रहा है, तेरे हाथ में तो जादू है जादू। उधर ऑफिस में अमन का टिफिन भी हिट हो गया। दोस्त लंच टाइम में उसकी टिफिन के इर्द गिर्द जमा होने लगे।
यार अमन, पहले तेरी मैगी कितनी बोरिंग होती थी, बस मैगी और पानी, पर अब तो कमाल का स्वाद है। चीज वाली मैगी, तड़का वाली। भाभी से कहना कल ज्यादा बना दे, हम सब बांट के खाएंगे। अमन शाम को घर आकर बड़े गर्व से बोला, नेहा, तेरी मैगी की तो ऑफिस में फैन फॉलोइंग बन गई है यार, कल से थोड़ी ज्यादा बना दिया कर दोस्तों के लिए भी। नेहा मन ही मन सोचने लगी, चलो काम तो बन गया, सब खुश है। घर में हंसी खुशी लौट आई, पर उसे अंदर ही अंदर एक बात कचोट रही थी। मैगी चाहे जितनी भी वैरायटी की हो, आखिर मैदे की ही तो बनी है, सेहत का क्या होगा। उसकी यही चिंता सच साबित हुई जब एक दिन ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पेट में तेज दर्द, बेचैनी। नेहा फौरन उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, देखिए, इनके पेट में मैदा काफी मात्रा में जमा हो गया है, यही इस तकलीफ की वजह है। इन्हें मैदे वाली चीजें, खास करके मैगी जैसी चीजें बिल्कुल बंद करनी होगी। पर घर लौटते ही ससुर जी का रंग बदल गया। अरे वो डॉक्टर कुछ नहीं जानता, मैगी से कुछ नहीं होता, मैं तो सालों से खा रहा हूँ। सास ने भी उनका साथ देते हुए कहा, हाँ बेटा, डॉक्टर ही गलत होगा, मैगी इतनी टेस्टी चीज, उससे भला कैसे कुछ हो सकता है। नेहा चुपचाप सुनती रही, पर अंदर ही अंदर परेशान हो गई। सबका पेट भरा है, सब खुश है, पर सेहत का क्या। मैगी चाहे कितनी भी वैरायटी में बनाई जाए, आखिर है तो मैदा ही। रात को अकेले बैठकर वो सोचती रही, इतनी मेहनत से मैंने घर की मैगी को टेस्टी बनाया, पर असली समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं है। कैसे इनकी सेहत सुधारूं बिना इनकी नाराजगी मोल लिए। काफी देर सोचने के बाद अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नेहा को आइडिया मिल गया था। अगले दिन से नेहा ने चुपचाप अपना नया प्लान शुरू कर दिया। मैगी का मसाला तो वही रहा, बस अब मैगी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी जगह सब्जियों ने ले ली। पत्ता गोभी, पनीर के टुकड़े, आलू, शिमला मिर्च, गाजर, सब कुछ बारीक काट कर मैगी में मिला देती। एक दिन उसने पालक की गाढ़ी ग्रेवी बनाकर उसमें मैगी मिलाई और नाम रखा ग्रीन मैगी। दूसरे दिन दूध और पनीर की ग्रेवी में मैगी डुबोकर चीजी मैगी बना दी। हर बार नया रंग, नया नाम, पर अंदर से भरपूर सब्जियां और मैगी बस नाम मात्र की। पिंकी सुबह नाश्ते के टेबल पर बैठी हुई बोली, भाभी ये कौन सी मैगी है आज? रंग तो देखो कितना अच्छा है, हरा हरा। ये ना ग्रीन मैगी है नाना जी, स्पेशल रेसिपी, ट्राई करो। कुछ ही दिनों में घर में बदलाव साफ दिखने लगा। पिंकी खुद कहने लगी, आजकल ना पढ़ाई में मन बहुत लगता है, फोकस भी बढ़ गया है, समझ भी नहीं आ रहा कैसे। सास एक दिन खुश होकर बोली, अरे नेहा, पता है कितने दिनों से घुटनों का दर्द नहीं उठा। पहले तो सीढ़ी चढ़ते समय ना हाय हाय होती थी, अब तो आराम से चढ़ जाती हूँ। उधर अमन भी ऑफिस से आकर बोला, यार नेहा, पहले तो लंच के बाद ऑफिस में झपकी आ जाती थी, आजकल ना पूरा दिन एकदम फ्रेश फील होता है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। नेहा मन ही मन मुस्कुराई, पर ऊपर से बड़ी मासूमियत से बोली, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा वैरायटी डाल दी मैगी में, आपको पसंद आ रही है ना, बस इतनी सी तो बात है। ससुर जी भी अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहे थे। उनका पेट दर्द भी अब वैसा नहीं था। एक दिन खाने के टेबल पर सब इकट्ठा बैठे थे, तभी सास बोली, सच कहूं तो नेहा, ये वैरायटी वाली मैगी हमें पहले ही ट्राई कर लेनी चाहिए थी। कितना फर्क आ गया है सबकी लाइफ में। हाँ भाई, वो डॉक्टर तो बस डरा रहा था, असली इलाज तो यही मैगी थी। पिंकी हंसते हुए बोली, भाभी आपने तो घर की मैगी का पूरा रंग रूप ही बदल दिया, अब तो कोई और मैगी अच्छी ही नहीं लगती। सब लोग नेहा की तारीफों के पुल बांधने लगे, पर किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि असली कमाल मैगी का नहीं, उसमें छुपी सब्जियों का था। नेहा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उससे सोचा, माँ ने सही कहा था, मेरा वही हुनर जो कभी बुरा लगता था आज सबकी सेहत सुधार रहा है। एक दिन सास अचानक रसोई में गई तो देखा नेहा ढेर सारी सब्जियां काट रही है। सास को कुछ समझ में नहीं आया। अरे नेहा, ये इतनी सारी सब्जियां क्यों काट रही है भाई? कौन खाता है इतनी सब्जी घर में? और मैंने देखा है फ्रिज तो हर वक्त सब्जियों से ठसाठस भरा रहता है आजकल। ये सब्जियों की क्या जरूरत है? मैं नेहा घबरा गई। उसे डर लगा कि अगर सच बता दिया तो सास यही समझेगी कि वो खाने में मिलावट कर रही है। कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं है। सास को शक हो गया। शाम को उसने पिंकी को बुलाकर बात की। देख पिंकी, तेरी भाभी कुछ गड़बड़ कर रही है। इतनी सब्जियां लाती है, काटती है, कहीं आस पड़ोस में हमारे घर की सब्जी बेच तो नहीं रही, या मायके भिजवाती है क्या? आखिर इतना पैसा सब्जी में क्यों फूंक रही है? उतने में तो हम और मैगी मंगवा सकते थे। ठीक है मम्मी, मैं नजर रखती हूँ भाभी पर।
अगले कुछ दिन पिंकी ने चुपके से देखा और मम्मी के पास दौड़ी आई। मम्मी, भाभी मैगी में मैगी कम सब्जी ज्यादा डाल रही है। और सुनो, पहले हम 5-6 पैकेट खा जाते थे ना, अब बस 2 ही पैकेट रखी है। राशनिंग कर रखी है मैगी की भी। सास आग बबूला हो गई। रात को खाने के टेबल पर सबके सामने डांटने लगी। नेहा, ये क्या कंजूसी लगा रखी है तूने? मैगी कम सब्जी ज्यादा, हमारे खाने में मिलावट क्यों कर रही है तू? नेहा कुछ नहीं बोल पाई, बस आंखों में आंसू भर आए। बेटा, हमें ये मिलावट वाला खाना नहीं चाहिए, हमें तो शुद्ध चीजें खाने की आदत है, शुद्ध मैगी चाहिए हमें। अमन भी बीच में बोल पड़ा। नेहा यार, ये तू क्या कर रही है? क्यों ऐसे करके खाना बदल रही है? सीधा सीधा बताना क्या चक्कर है? नेहा ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाए चुपचाप सुनती रही, आंसू पोंछती रही। उसे लगा शायद सच बताने का ये सही वक्त नहीं है। अगले दिन उसने फिर वही पुरानी प्लेन मैदे वाली मैगी बनानी शुरू कर दी, बिना किसी सब्जी के, बिल्कुल वैसी जैसी सब पसंद करते थे। घर वालों ने देखा कि हाँ भाई, अब सब ठीक है, भाभी फिर से सीधी मैगी बना रही है, सबको तसल्ली हो गई। पर नेहा के मन में एक टीस रह गई। जो काम उसने चुपचाप सबकी भलाई के लिए किया था, उसी के लिए उसे डांट सुननी पड़ी। घर में फिर से रोज वही पुरानी प्लेन मैदे वाली मैगी बनने लगी। पर अब मुंह का स्वाद बदल चुका था। जिस चीज को कभी सब बेकार समझते थे, अब उसी की कमी खलने लगी। कोई खुलकर बोलता नहीं था, पर हर कोई अंदर ही अंदर तरस रहा था। पिंकी थाली में मैगी लेकर बैठी, 2 चम्मच खाई और चुपचाप उठ गई। सास भी आधी प्लेट छोड़ देती। ससुर तो बस 2 निवाले खाकर बोलते हैं, पेट भर गया भाई मेरा। पर सब जानते थे पेट नहीं भरा, बस मन भर गया था उस पुराने बोरिंग स्वाद से। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। ननद की तबीयत में फिर से सुस्ती लौट आई। मम्मी, पता नहीं क्यों आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगता। पहले तो नंबर भी अच्छे आते थे, अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। सास घुटने पकड़कर बोली। और मेरे घुटने भी ना फिर से दुखने लगे। पहले तो कितने आराम से चलती थी, अब फिर सीढ़ी चढ़ने में हाय हाय हो रही है। अमन भी ऑफिस से थका हारा आकर बोला, यार आजकल फिर से दोपहर में झपकी आने लगी है, फोकस ही नहीं बन रहा है काम में। आखिर एक शाम ससुर जी ने हिम्मत करके कहा, नेहा बेटा, एक बात पूछूं? वो जो तू पहले सब्जी वाली मैगी बनाती थी ना, वो क्यों बंद कर दी? नेहा ने गहरी सांस ली और शांति से बोली, पापा जी, हरी सब्जियों में बहुत ताकत होती है। मैं आप सबको वही ताकत खिला रही थी, बस तरीका मैगी का था, इसलिए आपको अच्छा लगता था। अगर आप लोग चाहे तो अब मैगी की जगह हरी सब्जी और रोटी खाकर देखिए, आपकी सेहत खुद ब खुद सुधर जाएगी। सास ने झिझकते हुए कहा, सच कहूं नेहा, तो वो वेजिस वाली मैगी ही अच्छी थी, हम ही गलत थे जो शक करने लगे थे। हाँ बेटा, माफ करना, हमने बेवजह तुझे डांटा। पिंकी भी शर्मिंदा होकर बोली, सॉरी भाभी, मैंने ही मम्मी को भड़काया था। अमन ने नेहा का हाथ थामकर कहा, नेहा मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरी नियत पर शक किया, जबकि तू तो हमेशा हमारी भलाई ही सोचती रही। नेहा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, पर चेहरे पर मुस्कान थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं नई नई आई थी इस घर में, तो शक होना लाजमी था। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहू चाहे जितनी भी नई क्यों ना हो, वो हमेशा अपने ससुराल वालों की अच्छी सेहत और अच्छी जिंदगी की ही दुआ करती है। मैंने जो भी बदलाव किया वो सिर्फ आप सबकी भलाई के लिए किया, और आगे भी जो करूंगी वो भी आप लोगों के अच्छे के लिए ही होगा। उस दिन के बाद घर की रसोई में फिर से नेहा के मसालों के डिब्बे सज गए, पर इस बार बिना किसी शक सुबह के। सब्जियों से भरी वैरायटी वाली मैगी फिर से घर की शान बन गई, और नेहा जो कभी शक की नजर से देखी जाती थी, अब पूरे घर की सेहत की रखवाली बन चुकी थी। क्या आप सही कह रही हैं दीदी? आपकी होने वाली बहू नौकरी करती है? अरे एकदम सही कह रही हूँ। मेरा बेटा और बहू दोनों 30,000 रुपए महीने कमाते हैं। 30,000 रुपए। तब तो मैं भी अपने बेटे से कहूंगी कि कमाने वाली बहुरिया लेकर आए। अरे ये घर के कामों का क्या है, ये तो हम सास लोग भी कर सकते हैं। और क्या लक्ष्मी, अरे घर में 4 पैसे ज्यादा आए वो जरूरी है। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। दीदी बस अब तो किसी अच्छी लड़की का बायोडाटा आते ही आप मुझे भेज देना बस। लक्ष्मी ने फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे अक्षय की शादी कमाऊ बहू से ही करवाएगी। एक दिन वो और उसका बेटा बाइक से बाजार गए थे। अरे आराम से बेटा, कैसे बाइक चला रहा है? मैं क्या करूं माँ, गड्ढे इतने इस रोड पर, और बाइक ही तो है, कोई कार तो नहीं जो सारे आराम मिल सके। आप थोड़ा सा संभल कर बैठो। लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगता है। घर जाकर वो गुस्से में अपने पति से कहती है,
क्या जी, इतने साल आपने नौकरी की और एक कार तक नहीं है हमारे पास। अरे कार क्या बच्चों का खेल है? लाखों में आती है कार। हम जैसे मामूली मिडिल क्लास उम्र भर नौकरी करके भी कार नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, सारी उम्र आपने मुझे यही सब तो सुनाया है। लक्ष्मी गुस्से में रसोई में चली जाती है और बर्तन पटकने लगती है। एक तो ये किराए का घर, ऊपर से 20 साल पुराना फ्रिज, ऊपर से खटारा बाइक, क्या जिंदगी है। शंकर तो टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं ताकि उन्हें लक्ष्मी का बड़बड़ाना सुनाई न दे, लेकिन अक्षय को बहुत दुख होता है। वो रात भर सोचता है। मेरी माँ ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मुझे भी उनके लिए कुछ करना होगा। अक्षय ऑफिस में ओवरटाइम करना शुरू कर देता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है। 6 महीने बाद वो बहुत खुश होकर घर आता है। मम्मी पापा, अरे सुनो सुनो, मेरा प्रमोशन हो गया। मेरी सैलरी पूरे 10,000 रुपए बढ़ गई है। अब मैं सबसे पहले ईएमआई पर एक कार लूंगा और फिर धीरे धीरे पैसे जमा करके हम अपना घर लेंगे। अरे वाह, क्या सच में? मेरा बेटा, मेरा होनहार बेटा, हमें तुझ पर गर्व है बेटा। वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। अब तो तेरे लिए और भी अच्छी लड़की के रिश्ते आएंगे। हैं? अरे क्या आप भी माँ? सब लोग हंसने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी के फोन पर एक बायोडाटा आता है और वो बहुत खुश हो जाती है। अरे क्या ये सच है? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा। अजी सुनते हो? अक्षय, अक्षय बेटा इधर आ। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? मैं तो डर ही गया। अरे ये देखो तो जरा, हमारे लाल के लिए कितना बढ़िया लड़की का रिश्ता आया है। बड़ी कंपनी में मैनेजर है और उसकी सैलरी महीने के 60,000 है। उसका खुद का फ्लैट है इसी शहर में और खुद की गाड़ी भी है। क्या? ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा रिश्ता है। लेकिन वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? वो 60,000 कमाने वाली और मैं 30,000 कमाने वाला। उसे तो और अच्छा लड़का मिल जाएगा ना। हाँ, बात तो सही है। अरे हटो, ये भला कैसी बात हुई? अरे तुझ में क्या कमी है भला बेटा? आज तेरी सैलरी कम है लेकिन तेरे बायोडाटा में अच्छे से तेरे बारे में लिखा है। आने वाले समय में तू भी बढ़िया कमाएगा। ये सब उसे पता होगा ना, तभी तो रिश्ता भेजा है। क्या सच में माँ? और क्या, मैं उस लड़की के घर वालों से मीटिंग फिक्स करती हूँ। कुछ ही दिनों में अक्षय का परिवार और निधि का परिवार मिलता है। वो लोग निधि के फ्लैट के थोड़ा पास पहुंचते हैं, लेकिन उनका ऑटो वाला रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। ओहो भैया, तुम ऑटो चलाते हो फिर भी तुम्हें रास्ते नहीं पता। अरे लड़की देखने के लिए हमें देर हो जाएगी। रोज रोज नहीं आते ऐसे अच्छे रिश्ते। तुम क्या जानो अच्छे रिश्ते की कीमत। अरे मैडम, ठीक से रास्ता बताओगी तभी तो पहुंचा पाऊंगा ना। तभी लक्ष्मी का फोन बजता है। निधि की मम्मी का फोन था। है जी, हेलो। हाँ हाँ, हम यहीं चौराहे पर हैं। और कुछ ही मिनट में निधि वहां एक बड़ी सी कार लेकर पहुंच जाती है। अरे आइए आइए, आप लोग मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको ले चलती हूँ। अक्षय और उसका परिवार गाड़ी में बैठ जाते हैं। बेटा अच्छा हुआ तुम हमें लेने आ गई हो। वो ऑटो वाला तो एकदम बेवकूफ था। हाँ आंटी, वो ये लोग ऐसे ही करते हैं ना। थोड़ी देर में वो लोग निधि के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी पहले से ही निधि को गाड़ी चलाता हुआ देखकर इम्प्रेस हो चुकी थी, मगर अपार्टमेंट देखकर तो वो मन ही मन रिश्ता पक्का भी कर लेती है। वाह रे वाह, इस लड़की ने इतने बड़े अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा हुआ है। ये तो सचमुच बहुत कमाती होगी। शादी के बाद हम सब यहीं रहेंगे। अरे मम्मी, क्या सोच रही हो? अंदर चलो। सब लोग अंदर चले जाते हैं। फ्लैट चौथे माले पर था। निधि और अक्षय के परिवार वाले एक दूसरे को मिलकर झट से पसंद कर लेते हैं और साथ साथ अक्षय निधि भी। वहाँ निधि की एक दोस्त मीनल भी थी। वाह वाह निधि, जीजा जी तो मुझे बहुत अच्छे लगे। अब जल्दी से तुम लोग शादी कर लो ताकि मुझे लहंगा पहनने को मिले। धत, क्या तू भी? अरे एकदम सही कह रही है बच्ची। मैं तो कहती हूँ जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर चट मंगनी पट ब्याह करवा दो। सब इस बात से राजी हो जाते हैं और अगले महीने ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है। इधर लक्ष्मी के घर का माहौल तो बदल ही जाता है। एक दिन अक्षय, अक्षय, ओ अक्षय, कहाँ है बेटा? यही हूँ माँ, क्या हुआ बताओ। मैं क्या कह रही थी, अब तो ये ईएमआई वगैरह पर गाड़ी बिल्कुल मत लेना। अरे जब अपनी बहू के पास कार है ही तो हम क्यों ले। बात तो तुम्हारी सही है माँ। एक घर में 2 कार क्या जरूरत। लेकिन वो दरअसल बात ऐसी है कि ईएमआई में कार लेने के चक्कर में मैंने पहले उसमें 20,000 रुपए लगा दिए थे। अब कार कैंसिल की तो वो वापस नहीं मिलेंगे।
ओहो, ऐसा क्या? लेकिन कोई नहीं, बड़े फायदे के लिए छोटे छोटे नुकसान तो झेलने ही पड़ते हैं। ऐसा समझ ले 20,000 में बहू और गाड़ी दोनों आ रही है। लक्ष्मी और उसके घर वाले बहुत खुश थे। उन्होंने तो पूरे मोहल्ले में भी अपनी आने वाली बहू की तारीफें करना शुरू कर दिया था। एक दिन लक्ष्मी घर के बाहर पड़ोस की 3-4 औरतों के साथ खड़ी होकर जोर जोर से पंचायतें कर रही थी। अरे वाह वाह लक्ष्मी, तेरे तो भाग्य खुल गए, इतनी अमीर कमाऊ बहू घर आ रही है। और क्या बहन, खुद की इतनी बड़ी गाड़ी है और चौथे माले पर अपना खुद का घर है। शादी के बाद हम सब वहीं रहेंगे। मैंने तो पैकिंग भी शुरू कर दी है। बस जैसे ही यहाँ बहू का गृह प्रवेश हुआ, अगले दिन हम वहाँ ही रहने चले जाएंगे। बढ़िया है लक्ष्मी, वहां से हमें भूलना जाना और मिलने आती रहना। हाँ, अरे और क्या, वैसे भी ये बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने वाली औरतें बिल्कुल बोरिंग होती है। मैं तो पंचायत करने तुम सबके पास ही आऊंगी। लक्ष्मी की बात सुनकर बाकी दोनों औरतें जोर जोर से हंसने लगती है। तभी घर के ऊपर रहने वाली मकान मालकिन शीला गुस्से में बाहर आती है। ये सब क्या हो रहा है लक्ष्मी जी? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि यहाँ बाहर खड़े होकर इतनी जोर जोर से बातें मत क्या करिए, ऊपर तक आवाजें सुनाई दे रही हैं। पहले वाली लक्ष्मी होती तो शायद माफी मांगकर अंदर चली जाती, लेकिन आज लक्ष्मी पलट कर गुस्से में कहती है, वाह, यानी हम अब इस मोहल्ले में खुलकर बात भी नहीं कर सकते और ना हंस सकते हैं? क्या ये सब आप क्या बोल रही हैं लक्ष्मी जी? बात करने और जोर जोर से चिल्लाने हंसने में फर्क होता है। हाँ हाँ, आपसे तो मोहल्ले में कोई बात करता ही नहीं, इसलिए आपको मुझसे जलन हो रही है, सब जानती हूँ मैं। हाँ, अब आप ज्यादा ही बोल रही हैं। ज्यादा नहीं, एकदम ठीक बोल रही हूँ। और हाँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम्हारे सड़े से छोटे घर में। कुछ ही दिन में मैं घर खाली कर दूंगी। हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कम से कम इसी बहाने मुझे तो शांति मिलेगी। ना कभी समय से किराया देती हो और ना ही घर को साफ रखती हो, ऊपर से रोज रोज ये शोर शराबा। महीने की तारीख खत्म होते ही अपने आप घर खाली कर देना। हाँ, अरे जाओ जाओ, वैसे भी रहना किसे है यहाँ। गुस्से में लक्ष्मी अपनी मकान मालिक शीला को बहुत कुछ सुना देती है। उसे तो पूरा यकीन था कि जल्द ही शादी के बाद वो ये घर छोड़ देगी। वहीं कुछ दिन बाद धूमधाम से अक्षय और निधि की शादी हो जाती है और वो लक्ष्मी के घर आ जाती है। आओ आओ बेटा, ये कलश पर पैर मारो और गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। निधि ऐसा ही करती है और वो अंदर आ जाती है। लेकिन तभी एक आदमी अंदर आता है और अक्षय से कहता है, सर वो गाड़ी का पैसा दो ना, मुझे देर हो रही है। ओ हाँ, ये लो। आदमी अंदर चला जाता है और तभी निधि पूछती है, ये क्या अक्षय जी, ये हमारी गाड़ी क्यों ले जा रहा है? अरे वो हमारी गाड़ी नहीं पगली, वो तो बारात के लिए मैंने किराए पर ली थी। क्या? पर आप तो शादी से पहले कह रहे थे कि आप ईएमआई पर गाड़ी लेने वाले हैं। अरे दो दो गाड़ी का क्या होगा, जब हमारी बहू के पास पहले से ही इतनी अच्छी गाड़ी है। हाँ। क्या मेरे पास? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मेरे पास तो सिर्फ एक स्कूटी है। निधि की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या? मगर बेटा, उस दिन रिश्ते के लिए जब हम आए थे तो तुम हमें अपनी गाड़ी से लेने आई थी ना। अरे पापा जी, वो मेरी नहीं बल्कि मेरी दोस्त मीनल की गाड़ी थी। ये सुनकर तो जैसे लक्ष्मी, शंकर और अक्षय की बोलती बंद ही हो जाती है। तभी निधि की नजर घर में पैक रखे सूटकेस पर पड़ती है। अरे ये सब क्या है? ये सब सामान एकदम पैक क्यों रखा है? अक्षय जी, हमारे घूमने जाने के लिए किया है क्या? अरे नहीं निधि, ये तो हमारे शिफ्टिंग की पूरी पैकिंग है। हम सब लोग कल शिफ्ट हो रहे हैं ना। क्या हम शिफ्ट हो रहे हैं? मगर कहाँ? अरे ये कैसा सवाल हुआ? तुम्हारे फ्लैट में बहू, और कहाँ है? मेरे फ्लैट में? हाँ, तुम्हारा खुद का फ्लैट है ना, और ये हमारा घर तो किराए का है, इसलिए हम सब साथ में वहीं रहेंगे। कार नहीं तो क्या हुआ, घर तो है ही। अब तो निधि भी चुप हो जाती है। मगर मम्मी जी, वो फ्लैट भी किराए का था और उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे यहाँ आने से पहले ही खत्म हो गया था। मैं खुद उसे खाली करके यहाँ आई हूँ। लक्ष्मी की तो होश ही उड़ गए। 2 ही मिनट में उसे अपनी और अपनी मकान मालकिन की लड़ाई याद आ गई, साथ ही साथ मोहल्ले वालों से जो की गई बातें भी। यानी ना घर है ना गाड़ी। जी, अरे तो बायोडाटा में क्यों लिखा था 60,000 सैलरी, खुद का घर और खुद की गाड़ी? मेरी तो सैलरी भी 25,000 है मम्मी। वो सब तो बायोडाटा में ऐसे ही लिख देते हैं ताकि उसमें वजन बढ़े। मेरी माँ ने भी तो ऐसे ही डाल दिया था ना। लगता है आपने उसे ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। ये सुनकर लक्ष्मी वहीं बैठ जाती है और सिर पकड़ लेती है। लो जी, ना ही रोटी हाथ लगी और ना ही चावल।